हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? यहाँ थे ना। देखो, थर्ड, हाँ थर्ड पे थे। लिखा है इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, मतलब कि जैसे मान लो ए इक्वल है बी के, ठीक है, ए इक्वल है बी के। अब हम इन दोनों में कुछ इक्वल चीज सब्ट्रैक्ट कर दें, जैसे मान लो इसमें हमने मान लो वन सब्ट्रैक्ट किया, इसमें भी वन सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जो बचा हुआ नंबर है क्या है? ए माइनस वन बचा है। और इधर क्या बचा है? बी माइनस वन। तो ये भी आपस में बी क्या होगा? माइनस वन। इक्वल होगा। ठीक है। हाँ मैम। नेक्स्ट, हाँ मैम। थिंग्स विच coincide with one another are equal to one another. Things which are coincide with one another are equal to one another. अच्छा, कहना चाह रहा है कि जैसे मान लो कोई थिंग है, जैसे मान लो कोई वो है, जैसे मान लो कोई सर्किल है, ठीक है, हमने कोई सर्किल ले हम्म। लिया। द थिंग्स विच coincide with one another। अब कोई दूसरा सर्किल है, ठीक है, मान लो ये सर्किल है, ये इसको coincide कर रहा है। coincide मतलब कि एक तरह से समझ लो कंप्लीटली कवर कर रहा है। एक मिनट, इसका मतलब देखो ठीक से। coincide, हाँ वही सेम लोकेशन, मतलब उसको कवर कर रहा है, ठीक है। कि मतलब जैसे मान लो ये सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है मान लो, और ये इस सर्किल को कवर कर रहा है। थिंग्स विच coincide with one another are equal to each, इक्वल टू वन अदर, मतलब कि अगर ये सर्किल इसको coincide कर रहा है, तो इसका मतलब ये सर्किल क्या है? इस सर्किल को इक्वल है। आया समझ में? मैम मतलब कौन साइड कर रहा है मतलब? कॉन्साइड मतलब ऐसे समझो, हम्म, जैसे मान लो एक पेपर है तुम्हारे पास, ठीक है, ट्रायंगल शेप में, मान लो एक हाँ। ट्रायंगल शेप में पेपर है। सेम इसी शेप में, इसी इसी साइज का एक और ट्रायंगल है, तो इसके ऊपर जब ये वाला ट्रायंगल अच्छा। रखोगे तो दोनों एक दूसरे को कवर कर लेगा ना, नीचे वाला नहीं हाँ दिखेगा मैम। ना। कॉन्साइड किया। हाँ मैम। हाँ मैम। आया समझ तो में? फिर इक्वल हो गया। हाँ, हाँ तो मैम आ अगर गया। कॉन्साइड कर रहा है इसका मतलब वो आपस में इक्वल है, तभी तो वो कॉन्साइड कर पाएगा, अदरवाइज वो दिखने लगेगा हाँ। ना साइड साइड का थोड़ा सा, बचा हाँ। रह जाएगा अगर। हाँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फोर तक। हाँ मैम। हाँ चलो मैम। नेक्स्ट, फिफ्थ वाले पे। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब कि जैसे मान लो एक सर्किल है, अब इसका तुमने कोई पार्ट ले लिया इतना सा, तो पार्ट, जो होल होगा वो ग्रेटर होगा ना पार्ट से, होल ग्रेटर होगा हाँ। ना हाँ। पार्ट से। ये तो पढ़ा होगा। हाँ मैम। होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पार्ट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? नेक्स्ट है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मान लो कोई वैल्यू है, मान लो हमने ले लिया बी, ठीक है। अब कह रहा है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, मतलब इसी का मैंने डबल कर दिया, मान लो इसका डबल करके मैंने टू बी कर दिया, और इसी का डबल करके मैंने कुछ, इसी का मैंने डबल कर दिया बेसिकली, तो मान लो टू सी कर दिया डबल करके, तो ये इसके इक्वल है। बी टू सी के भी इक्वल है और ये बी टू बी के भी इक्वल है, तो इसका मतलब टू बी इक्वल होगा टू सी के। मतलब अगर मैम सेम, बी टू बी के इक्वल कैसे हुआ? तो मतलब मैम बी टू अरे बी और टू सी दो। चलो अच्छा, फिर से अच्छा। समझो, फिर से समझो, देखो कहाँ गया, हाँ ये वाला। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब कोई चीज है मान लो, जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल हमने इस रेक्टेंगल शेप का ऐसे डबल कर दिया, तो ये इतनी देर डबल हो गया इस शेप में। और इसी हाँ। एरिया को मैंने मान लो सर्किल शेप में कर दिया, इतनी कर दिया। अच्छा दोनों तो के क्या एरिया सेम करोगे? है। दोनों की एरिया सेम है, ठीक है, इसका हमने डबल किया, मान लो इसकी एरिया एक्स है, तो इस रेक्टेंगल की एरिया टू एक्स है और इसकी सर्किल की एरिया भी टू एक्स है, तो इन दोनों की एरिया तो आपस में इक्वल होंगी ना फिर। हाँ मैम। आया समझ में? तो इसमें यही कह रहा है हाँ कि मैम। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, मतलब ऐसी किसी सेम थिंग की अगर हम कोई डबल कर रहे हैं तो वो आपस में इक्वल होगी। क्लियर हो रहा है? हाँ मैम। नेक्स्ट, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, वही उसका डबल की जगह पे हाफ कर दो। जैसे मान लो कोई रेक्टेंगल है, तुमने इसकी, इस रेक्टेंगल की हाफ एरिया ले ली, मान लो तुमने हाफ एरिया से एक्स बाय टू से तुमने एक ट्रायंगल बना लिया, और उसी एक्स बाय टू से तुमने एक सर्किल बना लिया, तो इन दोनों की एरिया क्या होंगी? इक्वल होंगी। अब हमने तो यहाँ सेम। पे एरिया एग्जाम्पल दे दिया है, कुछ और सिचुएशन भी हो सकती है। ठीक, यहाँ तक क्लियर ठीक हो है। गया तुम्हारा सेवन तक?
अब आगे समझो क्या है। इलिस्ट्रेशन। इफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, यहां से, if the area of a triangle equals the area of a rectangle and the area of a rectangle equal to that of a square, then the area of a triangle also equal to the that of a square। सेम चीज देखो, कहना चाह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, मतलब ये ट्रायंगल की एरिया किसके इक्वल है, रेक्टेंगल की। भाई ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो फिर हाँ ए इज हाँ इक्वल हाँ टू सी, हाँ। वैसा ही। हाँ हाँ वैसे ही अब कह रहा है, अब ये जो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। अब ये जो रेक्टेंगल था ये किसको इक्वल है, स्क्वायर की एरिया को इक्वल है, ठीक है, स्क्वायर की। देन द एरिया ऑफ हाँ ट्रायंगल इज ऑल्सो इक्वल टू द स्क्वायर, मतलब ये इसको आपस में इक्वल होंगे। मतलब वही ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है, तो ए इक्वल टू सी हो जाएगा। आ रहा है समझ में ये वाला। हाँ मैम। इसके बाद नेक्स्ट है, मैग्नीट्यूड्स ऑफ द सेम काइंड कैन बी कंपेयर्ड एंड एडेड और सब्ट्रैक्टेड, बट मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट काइंड्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड। हाँ मतलब समझ गए, देखो कह रहा है क्वेश्चन में कि जैसे मान लो तुमने लीटर्स लिया, सेम लीटर। यू वैसे हो गया, सेम यूनिट वाला। हाँ 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 एक दूसरे एग्जैक्टली। से कंपेयर हो एग्जैक्टली। सकता है, एक दूसरे हाँ हाँ मतलब बिल्कुल। डिफरेंट यूनिट्स वाले नहीं हो सकते। हाँ हाँ सेम यूनिट वाला, जैसे मान लो हमने लीटर का ले लिया, वाटर का ले लिया, ठीक है, या फिर वेट का ले लिया, मान लो केजी में ले लिया, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, यूनिट अगर सेम है तो। लेकिन अगर हमने डिफरेंट ले ली तो हम उसको नहीं कर सकते, हमें उसको पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। हाँ मैम। नेक्स्ट, हाँ, एवरीथिंग इक्वल्स इटसेल्फ। अब हर एक चीज खुद के तो इक्वल होगी ही भाई, ए तो एक इक्वल होगा ही। हाँ मैम। ये भी बताने की चीज है क्या भाई, इसमें क्या क्या दे रखा है। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है इक्विलिट्स फाइव पोस्टुलेट्स, इनके फाइव पोस्टुलेट्स दे रखे हैं, चलो पढ़ लेते हैं, दिया है बुक में तो पढ़ना चाहिए ना, क्या दिक्कत है। पहला पोस्टुलेट, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। कहना चाह रहा है कि कोई भी दो पॉइंट्स दे दो, कोई भी दुनिया के कोई भी दो पॉइंट्स होंगे, तो हम उनको ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ठीक है, ये कह रहा है, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट, अदर पॉइंट, मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को हम अगर ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। और वो दो पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं, दुनिया के किसी कोने में कहीं भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। मतलब कह रहा है कि कोई अगर टर्मिनेटेड लाइन है, टर्मिनेटेड लाइन मतलब पता है। मतलब कोई क्लोज लाइन, लाइन सेगमेंट ही मतलब। हाँ मतलब बेसिकली लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है। वो कहना चाह रहा है कि एक टर्मिनेटेड लाइन मतलब बेसिकली ऐसे समझ लो, अ, हम उससे रिलेट कर पा रहे हैं टर्मिनेटेड नंबर से। टर्मिनेटेड लाइन मतलब होता है लाइन सेगमेंट की, मतलब उसकी लेंथ फिक्स्ड है। कि मतलब जैसे मान लो ये ए पॉइंट से बी तक का पॉइंट है और ये फिक्स्ड है, मान लो 2 यूनिट का है, ठीक है। तो ये क्या है, तुम्हारी टर्मिनेटेड लाइन है। टर्मिनेटेड लाइन समझ लो लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, लाइन सेगमेंट जानते हो। हाँ हाँ मैम। तो बस वही समझो उसी जो उसी की। एक लाइन जो दोनों दोनों तरफ से जो है आगे नहीं बढ़ाई जा सकती, हाँ उसको एग्जैक्टली लाइन एग्जैक्टली, सेगमेंट दोनों साइड कहते से हैं। आगे नहीं बढ़ा, जैसे उसी को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो लेकिन इसमें ये तो कहना चाह रहा है कि अगर टर्मिनेटेड लाइन है, मतलब एक लाइन सेगमेंट है, तो हम उसको इनडेफिनेटली, मतलब दोनों साइड से अगर बढ़ाना चाहें तो हम बढ़ा सकते हैं और उसको फिर वो लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। बट हाँ वो चेंज हो जाएगी, वो अब लाइन सेगमेंट से फिर लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। बट हाँ हम बढ़ा हाँ सकते हैं अगर बढ़ाना चाहें तो। In a present day form, we say that a line segment can be extended on the either side to form a line। हाँ देखो लिखा है इसमें, we say that मतलब अगर कोई लाइन सेगमेंट है तो उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों साइड से ताकि वो लाइन बन जाए। आ रहा है समझ में। हाँ मैम। ठीक है नेक्स्ट है, उसके बाद पोस्टुलेट थ्री है तुम्हारी। पोस्टुलेट थ्री क्या कहती है, अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। हाँ मतलब कोई भी अगर पॉइंट दिया रहा होगा तुम्हारे पास, कोई पॉइंट है, तुम उसको एज अ सेंटर मानते हुए सर्किल बना सकते हो ना। और कोई भी अगर रेडियस दिया हुआ है तो तुम उस रेडियस को मानते हुए सर्किल बना सकते हो। ठीक है, ये चीज हाँ समझ में आ मैम। गई।
हाँ मैम। नेक्स्ट है पोस्टुलेट 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, वो तो सारे 90 डिग्री हैं तो डेफिनेटली इक्वल होंगे आपस में। हम्म, नेक्स्ट पोस्टुलेट हाँ। 5, प्ले फेयर्स एक्सियम्स। प्ले फेयर क्या है, देखो प्ले फेयर एक्सियम, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन अ टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, then two straight line if produced indefinitely meet on that side on which the sum of the angle is less than टू राइट एंगल। को समझ में आया? मैम इसका मतलब हुआ कि अगर एक जैसी कुछ ट्रांसवर्सल टाइप एक स्ट्रेट लाइन हम लोग दो नॉन पैरेलल मतलब दो लाइन के थ्रू पास करें, तो फिर जो है कि एक साइड पे जो इंटीरियर एंगल्स अगर 180 से कम होंगे, तो फिर हम्म। यानी वो जो लाइंस है वो पैरेलल पैरेलल नहीं है। और फिर जो है वो फिर वो जो है फिर वो जो है कहीं आगे मीट कर लेंगी। हम्म। ठीक है, चलो एक बार हम भी समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन ए टू स्ट्रेट लाइन, मतलब कह रहा है कोई दो स्ट्रेट लाइन है, मान लो हमने दो स्ट्रेट लाइन ले ली, एक ये ले ली और मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन ले ली, ठीक है, दोनों स्ट्रेट लाइंस हमने लिए, पैरेलल नहीं लिए। पैरेलल तो एक स्पेशल केस हो जाएगा ना, उसका एक स्पेशल केस। हाँ हमने वो स्पेशल केस नहीं लिया है, हमने ऐसे एज यूजुअल ले लिया है कि दो लाइन से स्ट्रेट लाइन से और वो प्लेन पे लाई कर रही हैं। एंड उसमें कह रहा है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, अब उसमें कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन उन दोनों लाइंस पे फॉल कर रही है। मान लो ये इस तरह से एक लाइन हमने फॉल करवा दी, ठीक है, ये फॉल हुई इस पे। अब यहाँ पे कह रहा है कि वहां पे एक इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। इंटीरियर एंगल्स बनेंगे मतलब ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये क्या है, इंटीरियर एंगल है। और ये एंगल 2 है, ये मान लो 3 है, और ये एंगल 4 है, ये भी इंटीरियर एंगल्स, दोनों सब चारों इंटीरियर एंगल्स हैं। अब आगे की स्टोरी सुनो, द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड इफ टेकन लेस देन 90, लेस देन लेस देन टू राइट एंगल्स। टू राइट एंगल्स मतलब 180 डिग्री है ना, टू वन राइट एट्टी एंगल्स डिग्री मतलब 180 डिग्री। कहना चाह रहा है कि अगर हम अगर हम इंटीरियर एंगल्स ले रहे हैं और वो सेम साइड के ले रहे हैं, मतलब जैसे 1 ले रहे हैं और 2 ले रहे हैं, ये सेम साइड हो गया ना, 1 और 2 सेम साइड है, हाँ मैम। ये दोनों क्या है, हाँ सेम मैम। साइड में है। तो अगर हम सेम देखें साइड। इनका सम, तो इनका सम अगर हम देखें तो ये तो 180 से ज्यादा दिख रहा है ना, ऑब्ट्यूस एंगल है दोनों के दोनों। हम्म। हाँ तो फिर 180 से ज्यादा हो गया, तो इनका सम तो 180 से ज्यादा हो गया, 180 से ग्रेटर है। तो हमको ये वाला नहीं लेना है, हमको ये वाला लेना है जो छोटा है, मतलब 180 से जो कम है। तो ये वाला 3+4 जो है वो 180 से कम है, तो इसका मतलब इस साइड जो लाइन तुम्हारी एक्सटेंड होंगी वो आपस में मिलेंगी आगे जाके। ये कहना चाह रहा है इस पोस्टुलेट में, आया समझ में? हाँ मैम। कोई कंफ्यूजन? नहीं मैम। ठीक है, बस यहाँ तक था तुम्हारा, लास्ट पोस्टुलेट खत्म हो जाती है। अब इसके आगे से तुम्हारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। मैम इस पे क्या क्वेश्चन करती है, इस पे तो। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, देख लेते हैं चलो। अब चैप्टर है दिया है तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, है ना, मान लो एक आध क्वेश्चन आ ही गया तो फिर कर सकते हैं इससे। इफ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। हाँ, कहना चाह रहा है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो एक ही लाइन को पैरेलल नहीं हो सकती। मतलब ऐसे समझो, मतलब ऐसे समझो, जैसे मान लो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, तुमने मान लो इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन बना दी, तो फिर इस लाइन के हाँ। पैरेलल वाली लाइन तो ये नहीं हो सकती ना। फिर से समझाएं? हाँ मैम आया इसका मतलब समझ तो में? यही हुआ कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हम्म। इसका मतलब कि अगर हम लोग एक पैरेलल लाइन बनाए तो उससे ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों लाइन उस लाइन से पैरेलल पैरेलल। हम एक बार समझा रहे हैं, देखो कहना चाह रहा है इसमें कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, मान लो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसमें से एक लाइन का तुमने मान लो पहले लाइन ड्रॉ कर ली, ये वाली, ठीक है। तो अब ये जो दूसरी वाली लाइन है, इसके लाइन जो ये वाली जो तुमने लाइन ड्रॉ की है, तो ये इसके पैरेलल तो नहीं हो सकती ना। हाँ नहीं हो सकती। बस यही कहना चाह रहा है इसमें कि मतलब अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हम उन उनमें से एक लाइन को, जब एक लाइन के पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करेंगे, तो वो जो इंटरसेक्ट वाली दूसरी लाइन होगी वो उसके पैरेलल हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ नहीं हो सकती। क्लियर है? हाँ मैम। ठीक है, बस खत्म होने वाला है, ये तुम्हारा हो गया। टू लाइन्स टू नेक्स्ट, ठीक है। द सेंटेंस विच कैन बी जज टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट। मतलब हम किसी स्टेट, मतलब कोई जज कर सकते हैं
ये सही है या गलत, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। अ स्टेटमेंट। सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसको हम जज कर सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, उसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। तो अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो तो समझ लेना स्टेटमेंट क्या होता है। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री इज ए ट्रू स्टेटमेंट। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि इसका 360 डिग्री होता है। अब यहां से क्या आता है तुम्हारा थ्योरम, स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स अ प्रूफ इज कॉल्ड थ्योरम। देखो थ्योरम क्या होते हैं, ऐसा स्टेटमेंट जिसमें प्रूफ हो, जिसको तुम प्रूफ कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं थ्योरम। और जो एक्सियम्स होते हैं उसका कोई प्रूफ नहीं, वो बस स्टेटमेंट टाइप के होते हैं, लिखे होते हैं। मैम अब तक स्टेटमेंट, जो हमने पढ़े वो एक्सियोम्स थे या हाँ थ्योरम थे? एक्सियम्स थे, एक्सियम्स थे। Establishing the truth of a theorem is known as a proving the theorem. The sum of all the angles around the point is 360 degree. The sum of the angles of a triangle is a 180 degree. Corollary, a statement those truths can easily be deducted from a theorem is called its corollary. मतलब कि वो जो थ्योरम होता है, उससे जो हम स्टेटमेंट निकालते हैं उसी को हम कोरोलरी बोलते हैं। जैसे कोई थ्योरम पढ़ा, ठीक है, उसमें से हमने कुछ स्टेटमेंट निकाले कि हाँ ये सही है, उसी को हम कोरोलरी बोलते हैं। याद रहेगा इतनी सारी चीजें? हम्म। पता नहीं, रहनी तो चाहिए। एक दो बार रिवाइज कर लेना, याद हो जाएंगी। थ्योरम क्या होता है? अच्छा मेरे साथ बोलो, थ्योरम क्या होता है? A statement that requires a proof is called a theorem. हाँ, जिसका प्रूफ हो, प्रूफ हो मतलब, उसका प्रूफ, हाँ जिसका हम प्रूफ उसको कर थ्योरम सकते हैं, प्रूफ अवेलेबल हो उसका, हम कर सकते हैं उसको प्रूफ, उसी को थ्योरम बोलते हैं। द स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स अ प्रूफ इज कॉल्ड अ थ्योरम। ठीक है। और कोरोलरी कहते। किसको बोलते हैं? A statement whose truth can be easily deduced from a theorem is called a corollary. हाँ मतलब कि ऐसा स्टेटमेंट जो हम थ्योरम से निकालते हैं उसी को बोलते हैं कोरोलरी। ठीक है। अब Corollary. पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन। पॉइंट क्या होता है? एक एग्जैक्ट लोकेशन होता है। फाइन हाँ डॉट मैम। रिप्रेजेंट अ पॉइंट, कोई भी एक फाइन डॉट होगा उसको पॉइंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट पता है? हाँ मैम। जो दोनों साइड से एंड हो रही होती है जिस ना। दोनों साइड से एंड हो जाते हो। हाँ, और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इसका सिंबल कैसे बनाते हैं? हम ऐसे बनाते हैं, मतलब जैसे मान लो तुमने ए बी लिखा, इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बना दी, तो ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट। अगर तुमने ए बी लिखा और इसके ऊपर तुमने ऐसे बना दिया तो इसका मतलब ये क्या है? लाइन। लाइन है। अगर लाइन। तुमने इसको ऐसे लिखा और ऐसे कर दिया तो इसका मतलब ये क्या है? रे। रे रे। है। ठीक है। तो ये सब हम्म। तो क्लियर है तुमको, बेसिक। ठीक है, लाइन पता ही है, रे पता ही है, हाफ लाइन आधी लाइन होती है। ठीक है। इसके बाद आते हैं इंसिडेंस एक्सियम्स ऑन अ लाइन। अब लाइन पे एक्सियम्स आते हैं तुम्हारे। देखिए कितना इसके, अब कोलिनियर पॉइंट्स। चलो अच्छा, ये थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, पैरेलल लाइंस। इसके बाद यहाँ से तुम्हारे थ्योरम शुरू होंगे, है ना। इसके बाद एग्जाम्पल शुरू है। इसमें कुछ है नहीं, बस खाली थोड़ा सा थ्योरी थ्योरी है और कुछ नहीं है। ज्यादा बड़ा भी चैप्टर नहीं है, आई थिंक मैक्सिमम एक क्लास में ये और खत्म हो जाएगा ये पूरा चैप्टर तुम्हारा। इसके बाद लाइंस एंड एंगल्स शुरू हो जाएगा। डायरेक्ट लाइंस एंड एंगल्स पे आए क्या? ये तो वैसा चैप्टर है। चलो अच्छा, पढ़वा ही देते हैं इसको। नींद तो नहीं आ रही? नहीं मैम। ठीक है, चलो थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला पार्ट यहाँ तक ले आए, कम से कम थ्योरम तक। देखो हाफ लाइन तक हो गया था, अब यहां से देख लो। इंसिडेंस एक्सियम्स ऑन ए लाइंस क्या है? अ लाइन कंटेन इनफाइनाइट मैनी पॉइंट, मतलब एक कोई लाइन होती है उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। थ्रू अ गिवन पॉइंट इनफाइनाइट मैनी लाइंस कैन बी ड्रॉ, मतलब एक पॉइंट अगर तुम्हें गिवन है तो तुम उससे इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। ये था इसका सेकंड वाला। नेक्स्ट है वन एंड ओनली वन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ टू पॉइंट, मतलब दो पॉइंट से तुम सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ही ड्रॉ कर सकते हो, राइट। दो पॉइंट से एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो ना, इससे ज्यादा तो नहीं कर पाओगे ना। हाँ। हाँ, नहीं कर ये हो सकते। गया, बस यहाँ तक इतना ही था तुम्हारा। ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन? हम्म। नहीं मैम। ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट बहुत आसान है, जो सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं। एक ही थ्री लाइन पे और हो। मोर पॉइंट्स, मतलब तीन
या तीन से ज्यादा पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर, उनको हम कोलिनियर तब कहते हैं जब वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं सारे के सारे, तभी हम बोलते हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। जैसे इस वाले फिगर में ए बी सी पॉइंट्स जो हैं वो सारे क्या हैं, कोलिनियर हैं। और ये जो पी क्यू आर एस क्या है, नॉन कोलिनियर है। इंटरसेक्टिंग लाइन तो पता ही होगा, जो दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उनका एक कॉमन पॉइंट होता है, उसी को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और कंकरेंट लाइन क्या होता है, जब तीन लाइन, दो से ज्यादा लाइन इंटरसेक्ट करती हैं और वो जो पॉइंट होता है इंटरसेक्शन का उसको बोलते हैं कंकरेंट पॉइंट। ये क्या होता है तुम्हारा, कंकरेंट पॉइंट। ठीक है, कंकरेंट पॉइंट। तो थ्री ठीक है लाइंस मैम। और मोर, मतलब तीन या तीन से ज्यादा, थ्री और मोर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट आर सेड टू बी अ कंकरेंट। तभी हम बोलते हैं वो कंकरेंट है। और वो जो पॉइंट होता है उसको कंकरेंट पॉइंट बोलते हैं। इन द गिवन फिगर लाइंस एल एम एन पास थ्रू द सेम पॉइंट पी एंड देयरफॉर दे आर कंकरेंट। ये समझ में आया? हाँ मैम। इंटरसेक्टिंग लाइन और कंकरेंट लाइन में क्या डिफरेंस है? मैम इंटरसेक्टिंग लाइन से जो है, जो दो लाइन के पास एक कॉमन पॉइंट होता है इंटरसेक्शन का, वो हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस। और कंकरेंट पॉइंट से जो है तीन, और ये तीन या उससे ज्यादा लाइन का जो कॉमन पॉइंट के पास एक कॉमन पॉइंट होता है इंटरसेक्शन का, तो वो कंकरेंट लाइन हो गई। हाँ, कंकरेंट तीन लाइन से ज्यादा, ठीक है, सही है। उसके बाद आता है तुम्हारा प्लेन। प्लेन क्या होता है, अ प्लेन इज अ सरफेस सच दैट एवरी पॉइंट्स ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट लाइज ऑन इट। प्लेन मतलब एक प्लेन समझ लो। जैसे ये क्या है, लैपटॉप है, ये क्या है, एक प्लेन है, मतलब एक प्लेन। इस पे सारे पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, एक ही प्लेन पे लाइक कर रहे हैं। अ प्लेन इज अ सरफेस सच दैट एवरी पॉइंट ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट लाइज ऑन इट। जो भी दो पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे एक दूसरे को, वो जो होंगे वो उसी प्लेन पे लाइक करेगा। तो ये होता है प्लेन। हाँ ठीक है एग्जाम्पल, मैम। द सरफेस ऑफ अ स्मूथ वॉल, जैसे तुम्हारी दीवार हो गई। सरफेस ऑफ अ टेबल वॉल, जैसे टेबल हो गया। लैपटॉप का वॉल हो गया, मतलब लैपटॉप का फेस हो गया। सरफेस ऑफ अ स्मूथ ब्लैक बोर्ड हो गया, वो भी क्या, एक प्लेन है। सरफेस ऑफ अ शीट पेपर आर क्लोज एग्जाम्पल ऑफ अ प्लेन। ये सारे क्या है, क्लोज एग्जाम्पल ऑफ अ प्लेन। These surfaces are limited in extent, but the geometrical plane extend endlessly in all direction। ये तो लिमिटेड थे, जैसे बोर्ड है इसका प्लेन तो लिमिटेड है। लेकिन अगर हम ज्योमेट्रिकल प्लेन देखें तो वो क्या होते हैं, इनफाइनाइटली घूम, मतलब एक्सटेंड करते हैं चारों तरफ, लिमिटेड है ना। एंडलेसली इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में वो क्या होता है, एंडलेसली होता है। पैरेलल लाइन पता ही है तुमको, टू लाइन एल एंड एम आर पैरेलल इन, जब उनका कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो। दो लाइन, ऐसी लाइन, टू लाइंस एल एंड एम इन अ प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल। उनको हम पैरेलल कब कहते हैं, जब वो उनका कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो। ठीक है। हम्म, नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ टू गिवन पॉइंट्स, कितनी लाइन पास करती हैं दो पॉइंट से? एक एक। हाँ सही है। और एक पॉइंट से कितनी लाइन पास करती हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, सही है। अब यहां से तुम्हारा थ्योरम शुरू होता है, प्रूव दैट टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। मतलब तुम्हें प्रूव करना है कि जो दो लाइंस होंगी उसमें उसमें एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता, ये प्रूव करना है। ठीक है, इसका प्रूफ देख लो थोड़ा सा। इसमें थ्योरेटिकल है, इसमें कोई समझाने जैसा चीज नहीं है, तुमको बस थोड़ा सा समझ के ऐसा समझ लो कि थोड़ा सा तुम्हें याद करके जाना पड़ेगा ये सब चीजें। थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कैसे कैसे लिखना है। जैसे लिखना है तुम्हें इसमें, गिवन गिवन क्या है, टू डिस्टिंक्ट लाइंस एल एंड एम। दो लाइंस हमें सपोज कर लेनी है, एंड एल और एम। ठीक, अब इसका प्रूफ स्टार्ट होता है, एल एंड एम कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन अ कॉमन। अब इसको लिखते कैसे हैं, जब भी कोई प्रूविंग करते हैं हम तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं, फिर टू प्रूव लिखते हैं। टू प्रूव में मतलब हम वो लिखते हैं जो हमें प्रूफ करना होता है, वो हम इसमें लिखते हैं। इसके बाद आता है प्रूफ। अब प्रूफ में क्या होता है कि वही जो हम प्रूफ कर रहे होते हैं वही लिखते हैं। अभी और अभी नया नया चैप्टर है, तो अभी आगे और समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है, इफ एल पैरेलल टू एम, मतलब एल जो लाइन है वो पैरेलल है एम को, देन क्लियरली देयर इज नो कॉमन पॉइंट टू बोथ एल एंड एम। इन्होंने पता है क्या किया है, इसका कंट्राडिक्शन लिया है। कंट्राडिक्शन मतलब उल्टा। इन्होंने कहा कि लेट, मान लेते हैं, इफ एल पैरेलल एम, मतलब एल अगर एम को पैरेलल है तो उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट तो होगा नहीं। सो लेट अस हाँ कंसिडर दैट द केस व्हेन एल इज नॉट पैरेलल टू एम।
तो जो दूसरा केस होगा वो क्या होगा कि एल जो है वो एम को पैरेलल नहीं है। मतलब एक केस ऐसा होगा कि एल हम्म, पैरेलल है एम को, जिसमें कोई भी कॉमन पॉइंट हमें नहीं मिलेगा। और दूसरा केस ये होगा कि एल पैरेलल है एम को, जिसमें कॉमन पॉइंट हमें मिल रहा है। If possible, let P and Q be 2 points in common, both of them L और M। अब हम मान लेते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, दो पॉइंट्स कॉमन मिल रहा है। दो कॉमन पॉइंट्स मिल रहा है L और M पे। और वो पॉइंट्स क्या है, P और Q। लेकिन ये तो फिर कंट्राडिक्शन हो गया ना हमारी एक्सियम का कि दो, क्या बोलते हैं, वो तो कंट्राडिक्शन हो गया ना एक, कि वन एंड ओनली वन लाइन हाँ कैन बी पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। मतलब दो पॉइंट से तो सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। तो अगर इसके दो पॉइंट कॉमन हाँ है पी और क्यू, तो उससे दो लाइन कैसे पास कर सकती है? तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया ना। हाँ कुछ समझ में आया? हाँ मैम। क्या आया, एक्सप्लेन करो। तो मैम इसमें हमें प्रूफ करना है कि अगर दो लाइन जेल और एम है तो उनके पास एक पॉइंट से ज्यादा कॉमन में नहीं हो सकता। तो मैम पहले हम लोग मान लेते कि एल और एम जो है पैरेलल नहीं है, क्योंकि अगर पैरेलल होंगी तो वैसे भी कोई पॉइंट कॉमन में नहीं होगा। तो अगर हम्म। तो अब मान लेते हैं हम लोग कि एल और एम के पास दो पॉइंट है कॉमन में। बट दो पॉइंट अगर होंगे कॉमन में तो इसका मतलब तो उससे एक ही लाइन पास कर सकती है। बट एल और एम तो दो लाइंस है, तो ये हमारी जो है ये हमारे हाइपोथेसिस को जो है कॉन्ट्रडिक्ट करता है। हम्म। इसलिए एल और एम के पास मैक्सिमम एक ही पॉइंट हाँ, कॉमन हो सकता है। बस 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 एग्जैक्टली, हमें यही लिखना था। आगे समझ में क्लियर हुआ? हाँ मैम। हाँ, तो ये थ्योरम आएगी तो बस हमें इतना ही लिखना है सब, ये वाली लाइन लिख देना कि एल पैरेलल है। नहीं, यहाँ से एल पैरेलल है एम को, तो इसलिए इसमें तो कोई कॉमन पॉइंट होगा नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये बात ही खत्म होगी, तो वो पैरेलल तो हो ही नहीं सकती, वहां से पॉसिबिलिटी खत्म। नेक्स्ट केस होता है कि एल पैरेलल है एम को, तो अब हम यहाँ से सपोज कर लेंगे कि दो पॉइंट्स इसमें से कॉमन है। और अगर दो पॉइंट्स कॉमन है तो दो पॉइंट से तो एक ही लाइन पास करती है, यहाँ तो दो लाइन निकल रही हैं, तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। बस इतना ही लिख के आ जाना है तुमको, हम्म, है ना? चलो ठीक है, अब इसके बाद क्या है तुम्हारा, पैरेलल लाइन एक्सियम्स। चलो ठीक है, अब यहाँ से कल कंटिन्यू करते हैं, अब हम थक गए बोलते बोलते। अब तुमको हम होमवर्क देते हैं, वो ठीक तुम है। करना। पैरेलल लाइंस एक्सियम, ये हम कल करवाएंगे तुम्हारा थ्योरम 2, 3। फिर इसके बाद ये एग्जाम्पल भी हम करवा देंगे। अगर तुम सुनो, एक काम करना, तुम्हारा फिलहाल होमवर्क प्रायोरिटी पे रहेगा कि वो जो पिछले चैप्टर था तुम्हारा, उसका भी तुम्हारा एमसीक्यू छूटा हुआ हाँ है पूरा, राइट? हाँ मैम। हाँ, तो ये प्रायोरिटी बेसिस पे कंप्लीट करना है, क्योंकि वो छोड़ने नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यू सारे हाँ होमवर्क डाल लो, इसको कंप्लीट करना है, इम्पोर्टेंट है ये, इसको कंप्लीट करना है। ये अगर कंप्लीट हो जाते हैं और टाइम बचता है, बस हमें लगता नहीं शायद टाइम ना बचे कल तक में, तो अगर लेकिन इन केस बचता है तो तुम सबसे पहले तो रिवीजन कर लेना जो हम लोगों ने यहाँ आज तक पढ़ा है। यहाँ से पूरा स्टार्टिंग से हिस्ट्री से जो पूरा पढ़ा है, ये वाले 3-4 पेजेस पूरे रिवाइज कर लेना थोरोली खुद से एक बार। ये चीज अच्छी है, पढ़ना चाहिए। ठीक है। एटलीस्ट तुमसे कोई फ्यूचर में तुमसे कोई छोटा बच्चा पूछेगा कि भैया बताओ ये क्या होता है, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं, तो तुम क्या बताओगे? जब तुम्हारी छोटी बहन है ना, हाँ पूछेगी भैया ये क्या है, तो तुमको कुछ पता ही नहीं है, कौन थे आर्यभट्ट, कौन थे ये क्या बोलते हैं भास्कर, कुछ आइडिया ही नहीं, तो तुम नहीं बता पाओगे उसको। लेकिन भाई तुम्हें डीप नॉलेज होगी, हाँ तुम पढ़े रहोगे, तो तुम उसको इजीली अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। तो इसलिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी गो थ्रू हाँ करना, सारे लाइंस पूरा एक एक चीज इसका पढ़ लेना अच्छे से, रिवाइज करना। ठीक है, हाँ हम मैम। पूछेंगे थोड़ा बहुत, फिर इसके बाद ये जो थ्योरम हमने करवाई थी ना ये वाली, ये एक बार खुद से करना बिना देखे। ये नोट करो, बिना देखे करना इसको, बिना देखे। बिना देखे मतलब ठीक है पहले मैम। क्या करना है तुम्हें, एक बार देखना है, अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है, समझना है, दिमाग में रख लेना है, ठीक। उसके बाद बुक बंद करनी है, थ्योरम खाली नोट कर लेना। इसके बाद ये जो प्रूविंग है खुद से करनी है, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ, ये वर्क करता है, क्योंकि अगर तुम बिना देखे करोगे तो एग्जाम में भी बिना देखे कर पाओगे, क्योंकि अगर तुम देख देख के करोगे तो वो याद नहीं होने वाली कुछ भी। बस आज के लिए हाँ इतना ही रखते हैं, इतना होमवर्क मोर देन इनफ है, इसको कर लेना कंप्लीट। इसके बाद कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ठीक है मैम। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। बाय मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।